भूत बंगला। ताबूत का ढक्कन एक भयानक आवाज के साथ खुल रहा था। फिर पूरा ढक्कन उठ गया और टीवी पर यह हॉरर धारावाहिक देखते हुए राकेश के रोंगटे खड़े हो चुके थे। अब ये पिशाच इंसानी खून की तलाश में निकलेगा। अचानक ही उसके पीछे एक खरखराता स्वर गूंजा, बहुत भूखा हूं बाबा। कौन? खिड़की से झांकते चेहरे को देखकर राकेश भय से उछल पड़ा। ओह, भूत आ गया। तभी वह चेहरा बोल उठा, भगवान के नाम पर कुछ दे दो बाबा, 2 दिन से भूखा हूं। ओह, ये तो भिखारी है। अगले ही पल राकेश का पारा हाई हो गया था। वह खिड़की की ओर लपका। ओए बुड्ढे, मुझे डराता है, मैं तेरा सिर फोड़ दूंगा। दया करो बाबा, बस 1 रोटी दे दो, दफा हो जा वरना। जाता हूं बाबा, भगवान तेरा भला करे। बेवकूफ ने मेरी फिल्म का सत्यानाश कर दिया। तभी राकेश की मम्मी कमरे में आई। किसे डांट रहे हो राकेश? एक गंदा सा भिखारी था, रोटी मांगने आया था, तुमने उसे डांटा? ये बुरी बात है बेटा। आखिर तुम गरीब और कमजोर लोगों से बुरा व्यवहार क्यों करते हो? मुझे गंदे लोग अच्छे नहीं लगते मम्मी। उत्तर देकर राकेश फिर टीवी के सामने जा बैठा था। वास्तव में राकेश अक्खड़ और कठोर स्वभाव का बालक था। किसी को दुख पहुंचाकर उसे खुशी महसूस होती थी। गरीब इंसानों और बेजुबान जानवरों को सताना उसकी हॉबी थी। हा 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 हा, मिल गया शिकार। आई हा 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 हा। इन गंदी आदतों के लिए उसके मम्मी डैडी उसे बहुत डांटते थे, मगर राकेश डांट का असर नहीं लेता था। फिर उसी दिन जब राकेश बाहर घूमने के लिए निकला, अरे ये तो वही भिखारी है, अभी मजा चखाता हूं। अगले ही पल उसने पत्थर उठाया और आई! भिखारी डर के मारे भाग खड़ा हुआ। अरे कोई बचाओ! हा 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 हा। गली के मुहाने तक उसने भिखारी को दौड़ाया। भाग कमबख्त! राकेश जब घर पहुंचा तो उसे पता नहीं था कि वह क्या कर आया है। डैडी, आज शाम को मेला देखने चलेंगे ना? अरे उस मेले में देखने के लिए है क्या? भूत बंगला है डैडी। मेरे दोस्त ने बताया है कि वह मेले की जबरदस्त आइटम है। जिद करके राकेश ने डैडी को मेले चलने के लिए तैयार कर लिया था। शाम को जब वह मेले के लिए रवाना हुए, अरे ये भीड़ कैसी है? वे भी भीड़ में घुस गए। ओह, ये तो वही भिखारी है। ये कौन है भाई? भिखारी है, मर गया बेचारा। इसके सिर पर घाव है और यही घाव इसके मौत का कारण बना होगा। राकेश के मन में भय की लहर सी उठी थी। इसके सिर पर तो मेरा पत्थर लगा था, तो क्या? उसकी नजरें लाश के चेहरे पर जमी हुई थी। अचानक उसे लगा जैसे लाश ने आंखें खोली हो और कातिल, हत्यारे। ओह! बुरी तरह घबरा गया राकेश। डैडी, ये तो जीवित है। नहीं बेटा, ये बेचारा मर चुका है। तो यहाँ से चलिए डैडी। चलो भाई, हम सब मिलकर इस गरीब का अंतिम संस्कार कर देते हैं। मेले की ओर जाते हुए राकेश के मस्तिष्क पर भय छाया हुआ था। उसने सचमुच आंखें खोली थी या वो मेरा वहम था? उसने मुझे कातिल और हत्यारा भी कहा था, लेकिन मेले में पहुंचते ही वह सब कुछ भूल गया था। देखिए डैडी, कितना बड़ा मेला। कुछ ही देर में उन्होंने भूत बंगला तलाश कर लिया। आइए और भूतों से मुलाकात कीजिए। हमने ऐसा भूत बंगला तैयार किया है जिसके भीतर आप रोमांचित हो उठेंगे। चलिए डैडी, तुम ही जाओ बेटा, मेरी ऐसी चीजों में दिलचस्पी नहीं है। और डैडी ने राकेश के लिए एक टिकट खरीद दिया। भूत बंगले के भीतर एक बार में केवल एक ही व्यक्ति भेजा जाता था। मोहन कह रहा था कि भीतर जाकर बहुत मजा आता है। कुछ ही देर में राकेश का नंबर आ गया। भीतर जाकर डरना मत यंगमैन, वहां जो कुछ भी है नकली है, मुझे सब पता है। फिर उसने भूत बंगले में कदम रखा। भीतर एक अजीब सा संगीत बज रहा था। वातावरण सचमुच हॉरर फिल्म जैसा था। हा हा हा, नकली ढांचा। लेकिन राकेश तनिक भी भयभीत नहीं था। फिर उसने दूसरे चैम्बर में जाने के लिए दरवाजा खोला। आई! कुछ क्षण के लिए वह डर गया, लेकिन तुरंत ही उसका भय समाप्त हो गया। ओह, ये नकली भूत है। आगे बढ़कर
वह एक प्रतिमा के निकट पहुंचा तो ओह, कुछ क्षण वहां रुककर जैसे ही उसने आगे बढ़ना चाहा, अरे कौन? घूमते ही उसकी निगाह उस प्रतिमा के चेहरे पर गई। ओह! ये वही बूढ़ा भिखारी था। राकेश का शरीर सूखे पत्ते की भांति कांप गया था। नहीं, ये नहीं हो सकता। अगले ही पल, कातिल, हत्यारे, तुम मेरे कातिल हो। आई! राकेश ने एक जोरदार झटका देकर स्वयं को छुड़ाया। बचाओ! बुरी तरह से चिल्लाता हुआ वह भूत बंगले से बाहर निकला था। भूत! बचाओ! भूत! डैडी ने आगे आकर उसे संभाला। क्या बात है राकेश? डैडी, भीतर उस भिखारी का भूत है, उसने मेरा गला पकड़ लिया था। ये बेचारा डर गया है भाई साहब, इसे घर ले जाइए। चलो राकेश। वे मेले से निकल आए। अब मुझे बताओ, क्या बात है? वो भिखारी तुम्हारे मस्तिष्क पर क्यों छाया हुआ है? राकेश ने डैडी को सारी बात बता दी। इसका अर्थ है उस भिखारी की मौत तुम्हारे कारण हुई है। हम इसीलिए तुम्हें समझाते थे, किसी गरीब को मत सताओ। अब तुम एक बहुत बड़े पाप के भागीदार बन चुके हो। जरूर उस भिखारी की आत्मा तुम्हारे पीछे लग गई है। मुझे उससे बचा लीजिए डैडी, मैं वादा करता हूँ आज के बाद कभी किसी गरीब को नहीं सताऊंगा, किसी को दुख नहीं पहुंचाऊंगा। प्लीज डैडी, मुझे बचा लीजिए। मेरा विचार है तुम्हें उस भिखारी से क्षमा मांगनी चाहिए। डैडी उसे लेकर तुरंत ही शमशान पहुंचे, जहां भिखारी का अंतिम संस्कार किया जा रहा था। राकेश चिता के सामने झुक गया था। मुझे क्षमा कर दो बाबा, मैं वायदा करता हूँ अब कभी किसी असहाय को दुख नहीं पहुंचाऊंगा। मैं सच्चे मन से क्षमा याचना कर रहा हूँ बाबा, मुझे बच्चा और नादान समझकर क्षमा कर दो। रोते हुए उसने शव के चेहरे की ओर देखा। ओह! शव को आंखें खोलते देख वह डर गया, मगर उसके होठों पर मुस्कान देखकर उसका ढांढस बंधा। फिर उसके कानों में एक स्वर गूंजा, सच्चे मन से की गई क्षमा याचना को तो भगवान भी स्वीकार कर लेते हैं। फिर मैं तो एक भिखारी हूँ, जा, मैंने तुझे क्षमा किया। वह स्वर केवल राकेश ही सुन रहा था। शव की आंखें फिर से बंद हो गई थी। राकेश का मन का बोझ भी हट चुका था। अब वह स्वयं को एक नया इंसान महसूस कर रहा था। भिखारी की चिता को उसने ही मुखाग्नि दी। आज से मैं अपना पूरा जीवन गरीबों और दुखियों की सेवा में लगा दूंगा बाबा। आपके कारण आज एक नए इंसान का जन्म हुआ है। उस दिन के बाद से राकेश ने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे किसी दूसरे को कष्ट पहुंचे। अपने मित्रों को भी अब वह यही बात समझाता कि किसी को दुख न दो। हमें विश्वास है कि ये चित्र कथा पढ़ने के बाद हमारे पाठक भी राकेश की नसीहत को मानेंगे। रेड लाइट। विशाल खन्ना लंदन में कंप्यूटर तैयार करने वाली सबसे बड़ी कंपनी इलेक्ट्रॉनिक इंटरनेशनल का चीफ इंजीनियर था। एक शाम वह कंपनी के हेडक्वार्टर से निकलकर अपनी कार की ओर बढ़ा, लेकिन भीतर बैठते ही सिर पर पड़ी तीव्र चोट ने उसके होश छीन लिए थे। फिर जब वह होश में आया तो उसने स्वयं को एक बंकर में पाया। ओह, सिर फटा जा रहा है। इसी पल उसकी नजर एक कोने में मौजूद बैटरी से जलने वाले लाइट व एक चौकोर बॉक्स पर पड़ी। मैं कहाँ हूं और वह बॉक्स कैसा है? बॉक्स की बनावट काफी अजीब थी और उसमें लगे बटनों पर 0 से 10 तक के नंबर अंकित थे। क्या चीज हो सकती है ये? और इस पर ये स्विच कैसे हैं? फिर विशाल की नजर दीवार में लटके फोन पर गई। ओह, फोन है, मगर इसमें डायल नहीं है। उस फोन की घंटी बजी थी। विशाल ने जल्दी से रिसीवर उठा लिया। दूसरी ओर से एक भारी स्वर सुनाई दिया था। मिस्टर विशाल? यस, मैं विशाल हूँ, लेकिन तुम? फालतू बात मत करो और कान खोलकर मेरी बात सुनो। तुमने कमरे में रखा वो बॉक्स देख ही लिया होगा। उससे दूर ही रहना, क्योंकि वह एक टाइम बम है और कल रात ठीक 12 बजे फट जाएगा। बम? हाँ,
तुमने बॉक्स से छेड़छाड़ की तो बम समय से पहले ही फट जाएगा। दूसरी खतरनाक चीज उस कमरे का दरवाजा है, उसमें भी डायनामाइट लगा हुआ है। भीतर या बाहर से उसे जबरदस्ती खोलने का प्रयास किया गया तो एक धमाका होगा और विशाल घबराकर चिल्ला उठा था। ये सब क्या है? कौन हो तुम? बस यही समझ लो कि मैंने तुम्हारा अपहरण किया है ताकि तुम्हारी फर्म से तुम्हारी रिहाई के बदले 1 लाख पाउंड वसूल कर सकूं। 1 लाख पाउंड? तुम मूर्ख हो। भला कंपनी मेरे लिए इतनी बड़ी रकम क्यों देगी? जरूर देगी, क्योंकि तुम उसके चीफ इंजीनियर हो। उन्हें तुम्हारी जरूरत है। तुम ही उनके लिए कंप्यूटर के नए मॉडल तैयार करते हो ना। इतना कहकर दूसरी ओर से फोन बंद कर दिया गया था। इलेक्ट्रॉनिक इंटरनेशनल का डायरेक्टर स्कॉटलैंड यार्ड के चीफ इंस्पेक्टर मार्टिन के दफ्तर में बैठा था। अपहरणकर्ता ने रकम न मिलने की सूरत में विशाल को बम से उड़ा देने की धमकी दी है। इंस्पेक्टर, पता नहीं उसने विशाल को कहां कैद कर रखा होगा। इस स्थिति में अपराधी को सामने लाने के लिए उसे रकम देने का नाटक करना होगा। आप उसकी शर्त मान लीजिए, फिर देखते हैं कि वह रकम लेने कहां आता है। कुछ देर बाद डायरेक्टर के ऑफिस में अपहरणकर्ता का फोन आया। ठीक है मिस्टर, हम 1 लाख पाउंड देने के लिए तैयार हैं। गुड, रकम तैयार रखो, मैं कल सुबह फोन करूंगा। उधर विशाल ने सारी रात जाग कर काटी थी। सुबह होते होते उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। टेलीफोन खोलकर उसके तारों द्वारा कोई नंबर मिलाने की कोशिश करनी चाहिए। शायद इस तरह बाहरी दुनिया से संपर्क बन जाए। जेब में चाबियों का गुच्छा मौजूद था। एक चाबी से उसने पेचकस का काम लिया। पेच खुल रहा है। फोन खोलकर वह काफी देर तारों को इधर से उधर करता रहा। कोई सफलता नहीं मिल रही। ये फोन स्पेशल ढंग से बनाया गया है। झल्ला कर उसने फोन दोबारा बंद कर दिया। फिर जैसे ही रिसीवर हुक पर लटकाया, ओह! फोन उठाते ही वही स्वर सुनाई दिया। तुम शायद फोन से छेड़छाड़ कर रहे थे मिस्टर विशाल। दोबारा ऐसी मूर्खता मत करना, क्योंकि यही फोन तुम्हारे जीवन की लाइन है। बको मत, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। थोड़ा धैर्य रखो। तुम्हारी फर्म रकम देने को राजी हो गई है। रकम मिलते ही मैं फोन करके तुम्हें बम बेकार करने का नंबर बता दूंगा। वह नंबर तुम मुझे अभी बता दो प्लीज, चाहे दरवाजा खोलने का तरीका ना बताओ। मगर दूसरी ओर से तुरंत ही फोन बंद कर दिया गया था। शाम 4 बजे फर्म के डायरेक्टर के ऑफिस में वह व्यक्ति प्रविष्ट हुआ। यस, किससे मिलना है आपको? मैं अपने 1 लाख पाउंड लेने आया हूं मिस्टर डायरेक्टर। क्या? तो तुम वही अपहरण करता हो? जी हाँ, मेरा काम करने का यही स्टाइल है। मैं वह करता हूं जो कोई सोच भी नहीं सकता। पुलिस कभी भी यह कल्पना नहीं कर सकती कि मैं रकम लेने के लिए यहां चला आऊंगा। आप लोग मुझे कहीं बाहर घेरने की प्लानिंग कर रहे होगे। बहुत चालाक आदमी है ये। जल्दी रकम मेरे हवाले कीजिए, वरना मिस्टर विशाल को हमेशा के लिए खो देंगे। डायरेक्टर विवश था, क्योंकि अपहरणकर्ता ने अब रिवॉल्वर भी निकाल लिया था। लो, इसमें पूरे 1 लाख पाउंड हैं। थैंक यू। 2 घंटे बाद मिस्टर विशाल यहाँ वापस पहुंच जाएंगे। फिर उसने रिवॉल्वर की नाल डायरेक्टर के चेहरे की ओर उठाकर ट्रिगर दबा दिया। क्या कर रहे हो? अब यह किसी को मेरे पीछे भेज नहीं सकेगा। लेकिन अपहरणकर्ता मात खा चुका था। इंस्पेक्टर मार्टिन ने डायरेक्टर का फोन टेप करने के साथ साथ कमरे में माइक्रोफोन भी लगा रखा था। हेडक्वार्टर से कुछ दूर खड़ी जीप में बैठा इंस्पेक्टर कमरे में हुई सारी बातचीत सुन चुका था। कम ऑन, मूव, वह बाहर आने वाला है। जीप हेडक्वार्टर के सामने पहुंची। उस ब्रीफकेस वाले को चेक करो। पुलिस को देखकर अपहरणकर्ता घबरा गया और भाग खड़ा हुआ। पकड़ो उसे, हॉल्ट! वह सड़क पार करके भाग जाना चाहता था, मगर अपहरणकर्ता ट्रक के नीचे कुचलकर मर चुका था। तलाशी में उसकी जेब से एक डायरी निकली थी।
रात के 9 बजे बंकर में फोन की घंटी बजी थी। हेलो हेलो। मिस्टर विशाल, क्या ये आपकी आवाज है? हाँ, मैं विशाल हूँ, लेकिन आप कौन हैं? मैं इंस्पेक्टर मार्टिन बोल रहा हूँ। आप ठीक है ना? फिलहाल तो ठीक हूँ। क्या अपहरणकर्ता पकड़ा गया? आप मुझे मुक्त कराने आ रहे हैं ना? हम आपको जल्दी ही मुक्त करा लेंगे। अपहरणकर्ता मारा जा चुका है। दरअसल उसकी जेब से मिली डायरी से हमें यह फोन नंबर मिला है जिसके नीचे आपका नाम लिखा था। और यहाँ का पता जहाँ मैं कैद हूँ? सॉरी, पता नहीं मिला, लेकिन हम टेलीफोन एक्सचेंज के द्वारा इस नंबर के फोन का एड्रेस पता करने का प्रयास कर रहे हैं। तो जल्दी कीजिए, मेरे सामने एक टाइम बम रखा है जो ठीक 12 बजे फट जाएगा। धैर्य रखिए, हम जल्दी ही कुछ करेंगे। लेकिन टेलीफोन एक्सचेंज से इंस्पेक्टर के हाथ निराशा ही लगी। 875097 का ये फोन एक सप्ताह पहले ही पार्क स्ट्रीट के कॉटेज नंबर 14 से काटा गया है। अब यह नंबर किसी के नाम अलॉट नहीं है। इंस्पेक्टर मार्टिन ने एक बार फिर उस नंबर पर फोन किया। मिस्टर विशाल, आप जहां कैद हैं, क्या उस स्थान की कुछ निशानदेही कर सकते हैं? ज्यादा कुछ नहीं, बस यह एक चौकोर कमरा है जिसमें मेरे सामने एक बम रखा हुआ है। अपने चारों ओर ध्यानपूर्वक देखिए, शायद कोई ऐसी बात हो जो हमारा मार्गदर्शन कर सके। बस मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं किसी पुराने फौजी बंकर में कैद हूँ। पुराना बंकर? ओह गॉड, ये आपने पहले क्यों नहीं बताया था? शहर के बाहरी हिस्से में बहुत से पुराने बंकर बने हुए हैं जिन्हें द्वितीय विश्व महायुद्ध के समय बनाया गया था। हम 15 मिनट में वहां पहुंच रहे हैं। हेलीकॉप्टर तैयार है। सुनिए इंस्पेक्टर, प्लीज, क्या उस डायरी में बम बेकार करने का नंबर नहीं लिखा है? अपहरणकर्ता ने मुझे बताया था कि किसी नंबर को डायल करके बम निष्क्रिय किया जा सकता है। सॉरी, डायरी में सिर्फ एक नंबर 875097 लिखा है और यह उस फोन का नंबर है जिस पर आप बात कर रहे हैं। विशाल ने चाबी की मदद से फोन नंबर दीवार पर लिख दिया था। इंस्पेक्टर मार्टिन का हेलीकॉप्टर जब बंकर्स के निकट उतरा तो 11:30 बज चुके थे। हेलीकॉप्टर में लगे फोन से इंस्पेक्टर ने विशाल से संपर्क किया। हमने आपका बंकर तलाश कर लिया है मिस्टर विशाल। कुछ ही देर में हम बंकर का दरवाजा खोल देंगे। नहीं, दरवाजा मत खोलना, उसमें भी बम फिट है। विशाल घबरा कर चिल्ला उठा था। विशेषज्ञों ने बंकर के दरवाजे का निरीक्षण किया। इसमें शक्तिशाली बम फिट है और उसे बेकार करने का नंबर हमारे पास नहीं है। अगर जबरदस्ती की तो बम फट जाएगा। तो फिर बंकर की दीवारों में छेद करो। 12 बजे से पहले किसी भी हालत में मिस्टर विशाल को बाहर निकालना है। हमारे पास सिर्फ 20 मिनट शेष हैं। इतने कम समय में बंकर की दीवार में छेद नहीं किया जा सकता। हम कोशिश तो कर सकते हैं। ड्रिल लाओ जल्दी। बाहर से ठोका पीटी की आवाज सुनकर विशाल चौंका था। ओह, वह दीवार तोड़ रहे हैं। बाहर सभी लोग काम में लगे हुए थे। 15 मिनट बाद, सॉरी सर, यहाँ सुराख करने में कम से कम 1 घंटा लगेगा और भीतर बम फटने में केवल 5 मिनट शेष हैं। बेचारा विशाल। फोन पर विशाल ने इंस्पेक्टर का भर्राया हुआ स्वर सुना। आई एम सॉरी, हम दीवार में छेद नहीं कर सके हैं। अब मैं आपसे बस इतना ही कह सकता हूँ कि बम से दूर हटकर दीवार की ओर मुंह कर कर खड़े हो जाइए। शायद इस तरह। विशाल के हाथों से रिसीवर छूट गया। मौत और उसके बीच सिर्फ 3 मिनट की ही देरी थी। ओह गॉड! लगभग 1.5 मिनट वह सिर पकड़े बैठा रहा। फिर अचानक उसे अपहरणकर्ता के वह शब्द याद आए जो उसने फोन के विषय में कहे थे। उसने कहा था फोन से छेड़छाड़ न करना क्योंकि यही फोन तुम्हारे जीवन की लाइन है। अगले ही पल वह उछलकर खड़ा हुआ था। फोन नंबर! इस फोन का नंबर बम बेकार करने का नंबर भी तो हो सकता है। और उसने बॉक्स पर लगे स्विच दबाने शुरू कर दिए। जैसे ही अंतिम 2 नंबर दबाए, बॉक्स में जल रही रेड लाइट बुझ गई और ग्रीन बल्ब जल उठा। बम निष्क्रिय हो चुका था। खुशी के कारण विशाल के मुंह से चीख निकल गई, यस! और वह धमनियों में दौड़ रहे रक्त में मची जबरदस्त हलचल के कारण बेहोश होकर लुढ़क गया। 1 घंटे बाद पुलिस दीवार में छेद बनाकर भीतर घुसी। थैंक गॉड, ये बच गया। फिर विशाल को अस्पताल में होश आया था। नई जिंदगी मुबारक हो माइसन। थैंक यू सर। यह कहते हुए उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे।
जिंदगी और मौत। जेम्स अपने कुत्ते की तलाश में भटक रहा था। उसका कुत्ता टॉमी सुबह से वापस नहीं लौटा था। पिछली बार जब टॉमी गायब हुआ था तो इसी कब्रिस्तान में मिला था। कब्रों के बीच गुजरते हुए एकाएक उसकी निगाह एक कब्र पर पड़ी। रॉबर्ट डिसूजा, जन्म 1740, मृत्यु 1990। वॉट? ये नहीं हो सकता। भला कोई व्यक्ति 250 वर्ष तक कैसे जीवित रह सकता है? ये झूठ नहीं है। रॉबर्ट डिसूजा का जन्म 1740 में और मृत्यु 1990 में ही हुई थी। तुम कौन हो? मैं तुम्हें रॉबर्ट डिसूजा के लंबे जीवन की कहानी सुनाने आया हूँ। कहानी सुनकर बताना कि कब्र के पत्थर पर लिखी ये तहरीर झूठ है या सच। रॉबर्ट डिसूजा 18वीं शताब्दी का लंदन का सबसे धनवान व्यापारी था। एक बार वह सख्त बीमार पड़ गया। आपकी बीमारी लाइलाज है सर। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आप 6 महीने से अधिक जीवित नहीं रहेंगे। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं धनवान व्यक्ति हूँ, महंगी से महंगी दवाई खरीद सकता हूँ। मेरी बीमारी का कोई तो इलाज होगा। इस समय तो नहीं है, शायद 150-200 वर्ष बाद इस बीमारी का कोई इलाज निकल आए। तो ठीक है, 200 वर्ष बाद मैं अपनी बीमारी का इलाज कराऊंगा। मैं इस तरह बेबसी की मौत नहीं मरूंगा। मौत पर किसी का वश नहीं है सर। आपके भाग्य में शायद इतनी ही आयु लिखी है। लेकिन रॉबर्ट डिसूजा कुछ और ही सोच रहा था। उसी रात वह शहर के बाहर पड़ाव डाले मिस्र के बंजारों के खेमे में गया। मेरा नाम रॉबर्ट डिसूजा है। क्या तुम ही इजिप्शियन विच जादूगरनी हो? हाँ, और मैं जानती हूँ तुम यहाँ क्यों आए हो। आओ, भीतर चले आओ। तुम्हारी मनोकामना मेरे गुरु बाबा मुस्तका बाली पूरी कर सकते हैं। वह तुम्हारे मृत शरीर को 250 वर्ष के लिए सुरक्षित रख सकते हैं और दोबारा जीवित होने का राज भी बता सकते हैं। मैं फौरन उनसे मिलना चाहता हूँ। उनसे मिलने के लिए तुम्हें मिस्र जाना होगा। तुम उन्हें मेरे पहुंचने का संदेश भेज दो। मैं कल ही मिस्र के लिए रवाना हो रहा हूँ। अपने निजी जलपोत में रॉबर्ट डिसूजा मिस्र के लिए रवाना हो गया। जीवन की चाह में रॉबर्ट पागल सा हो उठा था। और तेज चलाओ निकम्मो, मुझे जल्द से जल्द मिस्र पहुंचना है। आखिर 6 महीने की लंबी यात्रा के बाद जब जलपोत मिस्र पहुंचा, तब तक रॉबर्ट डिसूजा अपने जीवन के अंतिम कगार पर पहुंच चुका था। ओह, बाबा बाली के आदमी रॉबर्ट डिसूजा को लेने आए हुए थे। चलिए, बाबा बाली आपका इंतजार कर रहे हैं। तपते रेगिस्तान में वो लोग काफी देर तक बिना रुके यात्रा करते रहे थे। नया जीवन प्राप्त करने के लिए इतनी मुसीबतें उठाकर जब रॉबर्ट डिसूजा बाबा मुस्तका बाली के डेरे पर पहुंचा तो उसके मृत्यु में चंद ही घंटे शेष थे। बाबा बाली, मैं अपनी कोशिश में कामयाब हो जाऊंगा ना? जरूर, हम तुम्हें एक नए जीवन की सौगात देने जा रहे हैं। कुछ ही देर में रॉबर्ट डिसूजा की मृत्यु हो गई और बाबा ने अपना काम शुरू कर दिया। जिस्म ठंडा होने से पहले हमें इस पर रसायन का लेप लगाना है। रॉबर्ट डिसूजा की लाश को विधिवत मम्मी बनाया जाने लगा। रॉबर्ट डिसूजा की मम्मी एक शीशे के ताबूत में बंद करके बाबा बाली ने उसके आदमियों को सौंप दी। ले जाओ अपने मालिक को। 250 वर्ष बाद मिस्र का कोई भी जादूगर इसे दोबारा जीवित कर सकता है। रॉबर्ट डिसूजा के विश्वास पात्र सेवक उसका शव लेकर अपने देश इंग्लैंड रवाना हो गए। लंदन पहुंचकर रॉबर्ट डिसूजा का शव और उसका वसीयतनामा उसकी हवेली के तहखाने में रख दिया गया। फिर समय बीतता गया। धीरे धीरे लोग रॉबर्ट डिसूजा को भूल गए और अब यानी रॉबर्ट की मृत्यु के 250 वर्ष पश्चात उसकी हवेली पर उसके वंशज पीटर डिसूजा का अधिकार था। एक रात पीटर डिसूजा एकाएक ही नींद से जाग उठा। कोई मुझे आवाज दे रहा है। पीटर डिसूजा अपनी सुध-बुध खो चुका था। मुझे तहखाने में जाना है। सम्मोहित से पीटर डिसूजा के कदम स्वयं वर्षों से बंद पड़े तहखाने की ओर जा रहे थे। तहखाने में रखा ताबूत देखकर पीटर के होशो हवास को जबरदस्त झटका लगा था। ओह गॉड, ये लाश किसकी है? जैसे जैसे पीटर वह वसीयतनामा पढ़ता जा रहा था, उसके नेत्र फैलते जा रहे थे। ओह गॉड, इसमें लिखा है
ये लाश मेरे पूर्वज रॉबर्ट डिसूजा की है और 250 वर्ष बाद मिस्री जादू से इन्हें दोबारा जीवित किया जा सकता है। अगले ही दिन पीटर ने मिस्र की एक जादूगरनी की सेवाएं प्राप्त की। हाँ, मैं इन्हें दोबारा जीवित कर सकती हूँ। जादूगरनी ने अपना काम शुरू किया। तुरंत ही एक आश्चर्यजनक घटना घटी। ओह गॉड, रॉबर्ट डिसूजा सचमुच जीवित हो चुका था। मैंने मौत को हरा दिया। मौत को कोई नहीं हरा सकता मूर्ख। जीवन के बाद मौत अटल है। बको मत, अब मैं नहीं मरूंगा। अपनी बीमारी का इलाज कराऊंगा। लेकिन मेरी बात तो सुनिए। हट जाओ, पहले मुझे ये नई दुनिया देखनी है। पीटर को धकेलकर रॉबर्ट तहखाने से बाहर आया। 250 वर्ष बाद बाहर की दुनिया देखूंगा। वह सीधा अस्तबल में पहुंचा था। नई दुनिया देखने के शौक में उसने घोड़े को एड़ लगाई। याहू! लेकिन रॉबर्ट डिसूजा ये नहीं जानता था कि 250 वर्ष बाद की इस दुनिया में बहुत कुछ बदल चुका है। ओह, ये क्या है? अब सड़कों पर घोड़े नहीं बल्कि मोटर गाड़ियां दौड़ती है। कुछ ही मिनटों में रॉबर्ट डिसूजा के नए जीवन का अंत हो गया। इस प्रकार रॉबर्ट डिसूजा का अंत हुआ और अब उसे समझ आ चुका है कि मौत अजय है। मौत को कोई नहीं हरा सकता। लेकिन आप ये सब कैसे जानते हैं? इसलिए कि मैं ही रॉबर्ट डिसूजा हूँ। मेरी आत्मा किसी को ये राज बताने के लिए भटक रही थी। मैं इंसानों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि मौत से लड़ने की मूर्खता कभी ना करें। मौत तो अटल है, अटल। एक आत्मा को अपने सामने देखकर जेम्स भय के कारण अपने होश खो बैठा। ओह! जब उसे होश आया तो सुबह हो चुकी थी और उसका कुत्ता टॉमी उसे जगा रहा था। वह तुरंत ही कब्रिस्तान से निकल आया। क्या कोई मेरे साथ घटी इस घटना पर विश्वास करेगा? जंगली बाबा घने जंगल के मध्य स्थित लकड़ी के बने उस मकान को रात का अंधेरा अपनी गोद में समेट चुका था। इस रहस्यमय मकान के स्वामी जंगली बाबा का व्यक्तित्व भी कम रहस्यमय नहीं था। जरा देखो तो इस अंधेरी रात में वह किसे पुकार रहा है। आओ! उसकी पुकार जंगल के सन्नाटे को चीरते हुए दूर तक पहुंच रही थी। जिनको पुकारा गया था वह जल्दी ही बाबा के निकट पहुंच गए। बाबा का पुत्र शूमा मकान की खिड़की में खड़ा था। जब से होश संभाला है बाबा के साथ इस जंगल में अकेला रहता आया हूँ। आज तक किसी तीसरे इंसान से मेरी भेंट नहीं हुई और बाबा को तो सिर्फ बिल्लियों के साथ खेलने की सनक है। बाबा ने बिल्लियों के सामने दूध का बर्तन रखा तो वे सब दूध पर टूट पड़ी। पियो, सब पी जाओ। शाबाश, मैं अब अपने बेटे के पास जा रहा हूँ। उसे भी खाना खिलाना है। बाबा जब शूमा के साथ खाने पर बैठा, मैं खाना नहीं खाऊंगा बाबा। क्यों? मैं जंगल के एकांत जीवन से ऊब चुका हूँ। तुम तो बिल्लियों से अपना दिल बहला लेते हो, लेकिन मैं क्या करूँ? मेरा दिल अपने जैसे इंसानों के बीच जाने को चाहता है। इंसानों के बीच जाकर तू खुश नहीं रह सकता बेटा। इस संसार में सबसे बुरा और खतरनाक प्राणी इंसान ही है। मुझे इंसानों से सख्त घृणा है, इसीलिए तो जंगल में रहता हूँ। लेकिन मुझे इंसानों से घृणा नहीं है। मैं कुछ मित्र बनाना चाहता हूँ जिनके साथ हंस खेल सकूँ। ठीक है, मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय दे, फिर देखता हूँ तेरे लिए क्या किया जाए। अगली रात जब दोनों खाना खाने बैठे तो कोई अंदर है? शूमा ने पहली बार अपने दरवाजे पर दस्तक सुनी थी। ये कैसी आवाज है बाबा? बाहर कौन है? पूछ क्या रहा है, खुद जाकर देख ले। दरवाजे पर शूमा को पहली बार तीसरे इंसान के दर्शन हुए थे। आदमी? मैं एक शिकारी हूँ भाई। जंगल में दूर निकल आया और रात हो गई। क्या सुबह तक यहाँ ठहर सकता हूँ? बड़ी खुशी से
जल्दी भीतर आओ। एक इंसान से भेंट करके शूमा बहुत खुश था। अपने हिस्से का भोजन उसने मेहमान को परोस दिया था। खाओ, मैं तुम्हारे लिए दूध भी लाता हूँ। बहुत खुश है शूमा। खाने के बाद शूमा घंटों मेहमान से बात करता रहा। मुझे बताओ, शहर कैसा होता है और वहाँ के लोग कैसे रहते हैं? शहर के लोग अच्छे नहीं होते शूमा, तुम उनसे दूर ही रहो तो अच्छा है। सुबह को सूर्य की पहली किरण फूटते ही शिकारी जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। अच्छा शूमा, मैं चलता हूँ, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आओ शिकारी, मैं तुम्हें जंगल से बाहर निकाल आता हूँ। उनके जाने के बाद शूमा उदास हो गया था। फिर दूसरी रात आई। शूमा खाने की तैयारी कर रहा था कि शूमा ने लपक कर दरवाजा खोला था। हे भगवान, एक और आदमी! मैं संगीतकार हूँ भाई। अपने गांव की ओर जाते हुए रास्ता भटक कर इधर आ निकला हूँ। शूमा ने खुश होकर उसका स्वागत किया, उसे खाना खिलाया और फिर उसका संगीत सुनने बैठ गया। वाह, क्या मधुर संगीत है। सुबह का सूर्य उदय होते ही, मुसाफिर, तुम अभी तक गए नहीं? सुबह तो हो चुकी है। जा ही रहा हूँ बाबा जी। बाबा, क्या हम इसे एक दिन और नहीं रोक सकते? नहीं, इसे जाना ही होगा। मैं खुद इसे जंगल के बाहर तक छोड़ आऊंगा। इस मेहमान के जाने से भी शूमा बहुत दुखी था। कुछ देर बाद बाबा वापस आ गए। इंसानों से मिलकर अब तो तुम खुश हो ना शूमा? हाँ, लेकिन मैंने आज तक कोई महिला नहीं देखी। मैं किसी महिला से मिलना चाहता हूँ। महिलाएं देखने में सुंदर जरूर होती हैं शूमा, मगर वह खतरनाक भी होती हैं। बड़े बड़े महापुरुषों को महिलाएं बर्बाद कर चुकी हैं। फिर भी मैं एक महिला से मिलना चाहता हूँ। अगली शाम जब शूमा जंगल से लकड़ियां काट कर लौट रहा था, अरे महिला! मेरा नाम शीना है सुंदर युवक। रास्ता भटक कर इस जंगल में पहुंच गई हूँ। क्या तुम मेरी सहायता करोगे? जरूर शीना, मुझे नहीं पता था कि महिलाएं इतनी सुंदर होती हैं। शूमा ने लकड़ियों का गट्ठर वहीं डाल दिया था। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें अपने घर में पनाह दूंगा। वहां तुम आराम से रहना। धन्यवाद शूमा। कुछ देर बाद बाबा भी उस मार्ग से गुजरा। ओह, शूमा काटी हुई लकड़ियां यहीं डाल गया है, यानी उसकी आज रात की मेहमान आ चुकी है। बाबा की हंसी बहुत रहस्यमय थी। बाबा जब घर पहुंचा, आओ बाबा, देखो, एक सुंदर युवती आज हमारी मेहमान है। मेरी ये इच्छा भी पूरी हो गई। ठीक है शूमा, लेकिन ये लड़की सिर्फ एक रात यहाँ रुक सकती है। सुबह होते ही इसको वापस जाना होगा जहाँ से यह आई है। पूरी रात शूमा और शीना ने बातें करते गुजार दी। ऐसा लगता था जैसे वह वर्षों से परिचित हों। तुम बहुत अच्छी हो शीना, तुम भी। फिर जैसे ही सुबह की पहली किरण फूटी, सुबह हो चुकी है लड़की, अब तुम्हें वापस जाना होगा। जी बाबा जी। शीना के चले जाने के विचार से व्याकुल हो उठा शूमा। मुझे छोड़कर मत जाओ शीना, हम दोनों साथ साथ रहेंगे। मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ शूमा। तुम कहोगे तो मैं कभी वापस नहीं जाऊंगी। अचानक ही बाबा की आंखों में क्रोध उतर आया। होश में आओ शीना, तुम यहाँ नहीं रुक सकती। तुम्हें वापस जाना ही होगा। अपना खेल बंद करो अब। क्रोध में दरवाजा बंद करते हुए बाबा बाहर निकल गया था। मेरे बाबा क्या कह रहे थे शीना? तुम मेरे साथ कोई खेल खेल रही हो क्या? नहीं शूमा, मैं तुम्हें चाहने लगी हूँ। इसी बात से बाबा चिढ़ गए हैं। चिंता ना करो, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए नाश्ते का प्रबंध करता हूँ। दोपहर शूमा को जंगल से लकड़ियाँ लेने जाना पड़ा था। अंधेरा होने पर वह वापस लौटा। मैं लौट आया हूँ शीना। मगर शीना की ओर से कोई उत्तर नहीं मिला। शूमा ने पूरा घर छान डाला। शीना, शीना, कहाँ हो तुम? मगर शीना घर पर नहीं थी और बाबा का भी
कुछ पता नहीं था। शूमा घबरा कर बाहर भागा। शीना से नाराज थे बाबा, वही उसे कहीं ले गए हैं। मैं शीना को वापस लाऊंगा। पेड़ों के एक झुंड के नीचे बाबा और शीना मौजूद थे। बाबा मंत्र पढ़ रहा था। शीना सहमी हुई थी। मुझे वापस मत भेजो बाबा, मैं शूमा के साथ रहूंगी। चुप कर, तुझे वापस जाना पड़ेगा। तभी शूमा भी वहां पहुंच गया। ओह बाबा, ये क्या कर रहे हैं? बाबा का जादू शीना पर चढ़ने लगा था। पलक झपकते ही शीना वहां से हमेशा के लिए जा चुकी थी। बाबा ने अपने जादू से उसे बिल्ली के रूप में बदल दिया था। शूमा ने यह सब देखा तो क्रोध में बाबा की ओर झपटा। तुम जादूगर हो बाबा, मेरी शीना को बिल्ली बना दिया, मैं तुम्हें मार डालूंगा। ठहरो, हिंसक होने की आवश्यकता नहीं है शूमा, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, पहले मेरी बात तो सुनो। लेकिन शूमा क्रोध में अपने होश खो चुका था। उसने कुल्हाड़ी का वार कर दिया। उफ, ये क्या कर डाला मूर्ख, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। एक बार फिर वही दृश्य था। आह आह, देख लिया अपनी मूर्खता का परिणाम। शीना असली इंसान नहीं थी, वो एक बिल्ली थी जिसे मैंने तुम्हें खुश करने के लिए जादू से लड़की बनाया था। हमारे यहाँ आने वाले शिकारी और संगीतकार भी बिल्लियाँ ही थी। तुम्हारा मन बहलाने के लिए मैं उन्हें आदमी बना देता था। और तुम भी मेरे बेटे नहीं थे, बल्कि इंसान भी नहीं थे। जंगल के एकांत से ऊब कर मैंने तुम्हें बिल्ली से इंसान बनाया था ताकि मेरा मन बहला रहे। लेकिन तुम्हें इंसान बनना रास नहीं आया। मुझे मारकर तुमने जो मूर्खता की है, अब उसका दंड भुगतो। यह कहते हुए बाबा ने प्राण त्याग दिए। अब जंगल बाबा के सिरहाने बैठे बिल्ले की चीखों से गूंज रहा था। वह रो रहा था और रोए ही जा रहा था।